everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT सॉल्यूशंस फ्रॉम द चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ क्लास 9 साइंस। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चीजें हैं चैप्टर में, और इसमें है टोटल 6 क्वेश्चंस जो आज हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, Why is atmosphere essential for life? तो हमारी लाइफ के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो क्यों असेंशियल है? ऐसा क्या है एटमॉस्फेयर में जो हमारे लिए उसको इम्पोर्टेंट बनाता है? तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में हमारे जो आसपास जो हमारा सराउंडिंग है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं हमारे लिए जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आंसर के साथ। एटमॉस्फेयर कीप्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग डे एंड थ्रू आउट द ईयर। तो एटमॉस्फेयर की हेल्प से ही जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो थोड़ा स्टेडी रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं और दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो जाता है सन रेज की वजह से, और जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही एकदम सडन ड्रॉप नहीं होता है टेम्परेचर में। तो ये काम है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। उसके बाद आता है इट प्रिवेंट सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड सडन ड्रॉप during the night. So already explained, right? It contains all the important gases which are required for sustaining life on earth like oxygen, carbon dioxide, nitrogen. तो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक है। एयर जो है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब इस मिक्सचर में ना ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, नियॉन भी है, ठीक है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी गैसेस हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर, मतलब हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। हम हमारी बॉडी में जो सेलुलर फंक्शन से सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं हो पाएगा। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, नाइट्रोजन नहीं होगी तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो हमें सस्टेन करने में हेल्प करती हैं। देन कमिंग ऑन टू स्ट्रेटोस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में देयर इज स्ट्रेटोस्फेयर ऑल्सो, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में है ओजोन लेयर। ये वो एक शील्ड है, वो एक एनवेलप है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को कवर करता है और उसके जो भी सन की रेज आती हैं तो उनमें से अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर कर देता है, उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देता है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल बिकॉज दे कॉज स्किन कैंसर, फिर डिटोरेशन ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज अल्ट्रा वायलेट रेज। तो बेसिकली कि बहुत सारी जो डिजीजेस हैं वो इन अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से हो सकती हैं। ह्यूमंस को भी फर्क पड़ता है, एनिमल्स को भी पड़ता है, प्लांट्स को भी फर्क पड़ता है। सो दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल टू अस, ठीक है। तो दिस इज हाउ एटमॉस्फेयर इज असेंशियल फॉर लाइफ, राइट? ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज वाटर असेंशियल फॉर लाइफ? तो हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, कैसे लाइफ को सस्टेन करने के लिए एटमॉस्फेयर एसेंशियल है। अब हमें बात करनी है कि वाटर कैसे एसेंशियल है। तो अगर हम कोई भी फ्लूइड वाली चीज़ें देखते हैं, ठीक है, अगर हम ब्लड की ही बात करते हैं तो ब्लड में भी ऑलमोस्ट 90% इज वाटर, राइट? तो ये क्या है? ये एक मीडियम है,
ठीक है, उस मीडियम जहां पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। तो अब अगर हम बात करें सेलुलर लेवल की, तो सेलुलर जो प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इन सब का जो मीडियम है दैट इज वाटर। और अगर वाटर नहीं होगा तो ये सारे प्रोसेसेस इतना स्मूथली नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर कोई चीज को फ्लो ही करना है तो फ्लो वो वाटर में इजीली कर जाएगा, राइट। अब वहीं पर बात करें तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग बींग्स भी अराउंड 70% जो है उनमें पानी होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो ब्लड है, ब्लड इज 90% ऑफ वाटर। अगर ब्लड में मतलब ब्लड इतना फ्लूइड नहीं होगा, फ्लूइड किसकी वजह से है, वाटर की वजह से है। अगर उसमें सिर्फ वो जैसे WBC से RBC प्लेटलेट सिर्फ यही होंगे, सो डू यू थिंक जो हार्ट लंग्स से ऑक्सीजन है वो हार्ट तक जाएगी और हार्ट से वो आगे बॉडी पार्ट्स तक जाएगी? नहीं जा पाएगी, ठीक है। इतना इजीली वो फ्री फ्लो नहीं हो पाएगा। वैसे ही जो न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, क्या वो इजीली दूसरी जगह पहुंच पाएंगे उन टारगेट ऑर्गन्स में जहां पर उन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है? नहीं हो पाएगा। So for transportation of substances, water is must. Water बहुत important है। Then coming on to it helps in maintaining body temperature. तो पानी जो है, पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वैसे ही जैसे कि प्लांट्स में होता है, तो प्लांट्स में हमने कूलिंग इफेक्ट पढ़ा है ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी बाहर निकालते रहते हैं और उसी ट्रांसपिरेशन से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, जिससे रूट्स क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और वो फिर कहाँ जाता है, वो जाता है ऊपर प्लांट्स में, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो इस तरह प्लांट्स भी अपनी कूलिंग करते हैं एंड दिस इज द वे हाउ दे ऑल्सो मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाई वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन सॉइल? Are organisms that live in water totally independent of the soil as a resource? तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट इन सॉइल। तो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरा, आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स। तो वो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, क्या वो टोटली इंडिपेंडेंट है सॉइल से? उनको सॉइल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पानी में रहते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सॉइल जो है ना, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, और बहुत और छोटे छोटे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। क्योंकि अगर हम प्लांट्स की ही बात करें तो प्लांट्स को पानी और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, और उसी पानी से वो क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि फोटोसिंथेसिस तभी हो सकती है जब सॉइल से उनको पानी मिले, ठीक है। और सॉइल की हेल्प से ही वो सीधे खड़े भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स नेचुरल हैबिटेट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन फॉर वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो सॉइल है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर है। एक तो प्लांट्स को वो एक जगह पर खड़े रहने में हेल्प कर रही है, दूसरा अर्थवॉर्म्स हैं, फिर एंट्स हैं, फिर बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका घर है सॉइल। इट हेल्प्स इन दीज ऑर्गेनिजम्स, मतलब अगर हम इन बैक्टीरिया या अर्थवॉर्म्स की ही बात करें तो दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। देन कमिंग ऑन टू अर्थवॉर्म, जैसे अर्थवॉर्म है, दे मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, देयर एक्सक्रीटा इज रिच इन नाइट्रोजन। तो व्हेन दे एक्सक्रीट आउट द वेस्ट, तो वो वेस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन में बहुत रिच होता है, तो उससे हमारी सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ता है, और नाइट्रोजन जब बढ़ेगा तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे और अपना फंक्शनिंग प्रॉपर्ली कर सकते हैं। देन इट प्रोवाइड्स एंकर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, तो वही जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया, ठीक है। सो दिस इज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल। अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो हम भी डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली तो हैं, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली भी हैं। कैसे हैं? मिट्टी हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं,
पहले घर मिट्टी के ही बनते थे, है ना। अब अगर दूसरी बात करें तो प्लांट्स जो खाना बना रहे हैं वो हम भी खा रहे हैं। अगर प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो हम भी नहीं खा पाएंगे, तो इनडायरेक्टली वी आर अगेन डिपेंडेंट ऑन सॉइल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड पार्ट कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं, क्या उनको सॉइल एज अ रिसोर्स की जरूरत ही नहीं है या उनको भी सॉइल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल जो कि पानी में रहते हैं वो भी टोटली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। जैसे कि वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रिसाइकलिंग टेक्स प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ द डिकम्पोजर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सॉइल। तो जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सी है, ओशन है, सबके नीचे क्या है, सबके नीचे है पानी, बहुत सारा पानी, और उसके भी नीचे क्या है, उसके नीचे है सॉइल, मिट्टी सब जगह है। ठीक है, तो अब जैसे हमने पढ़ा है कि वाटर में जो रिसाइकलिंग होती है ना न्यूट्रिएंट्स की, जो डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं जब जैसे कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे, बैक्टीरिया एक्ट करेगा, उससे क्या होगा, जो उस ऑर्गेनिज्म, जो उस डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे रिलीज हो जाएंगे, और वो इन टर्न कौन ले लेगा, वो ले लेंगे प्लांट्स या एनिमल्स या जिसको भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सेम प्रोसेस होता है वाटर में भी, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट, कोई एनिमल मर जाता है वो नीचे जाके बॉटम ऑफ द वाटर जो है वहां पर चला जाता है, फिर वहां पर होती है सॉइल जिसमें होते हैं डिकम्पोजर्स। तो वो उस ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिकम्पोज करके उसमें जितने भी रिच न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिलीज कर देता है, और वो मिल जाते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स को जो कि पानी में रहते हैं। सो दिस इज हाउ वाटर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सॉइल। ठीक है, then soil present at the bottom of the water bodies contain microbes which helps in recycling the nutrients. So this is what we discussed. Okay, so I hope this is clear to everybody. Question number 4, you have seen weather reports on television and in newspapers. How do you think we are able to predict the weather? तो हमने न्यूज में भी सुनी है वेदर रिपोर्ट्स, हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखी है वेदर रिपोर्ट्स। तो कैसे वेदर को प्रिडिक्ट किया जाता है, हमें कैसे पता चलता है कि आज धूप ही रहेगी, या आज क्लाउड्स होंगे, या आज बारिश होगी, ठीक है, या आज बहुत तेज तूफान चलेगा, तो ये चीजें हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो वेदर जो होता है ना, तो वेदर को अगर हम देखें तो उसमें जो मेटेरोलॉजिस्ट्स होते हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, ये सारे वेदर के एलिमेंट्स है। तो हम जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इनको स्टडी करता है, इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और कैसे कलेक्ट करता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, और उसके हिसाब से वेदर को प्रिडिक्ट किया जाता है कि आने वाला टाइम जो है वो कैसा हो सकता है। ठीक है, कई बार सही भी हो जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है, लेकिन दिस इज द वे हाउ वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर कि आज बारिश होगी, तो ये हमें 4 दिन पहले पता लग जाता है। कैसे पता लगता है, इन्हीं सारे एलिमेंट्स को स्टडी करने से। सो स्टडिंग दीज एलिमेंट्स हेल्प्स देम टू प्रिडिक्ट वेदर ऑफ अ प्लेस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वी नो दैट मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज लेड टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ pollution of air, water bodies and soil. So do you think that isolating these activities to specific and limited areas would help in reducing pollution? तो हमें पता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, उन्हीं की वजह से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि अगर हम उन एक्टिविटीज को एक लिमिटेड एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में हम उनको शिफ्ट कर दें, तो क्या पॉल्यूशन लेवल्स में कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी, ये डिस्कस करना है। तो जो मेन रीजन है ना पॉल्यूशन का, वो है ही ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो अगर हम एक्चुअली इन सब चीजों को आइसोलेट करना शुरू कर दें तो ये हमें थोड़ा हेल्प कर सकता है। कैसे?
जैसे जो भी हमारा सीवेज का वेस्ट है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, अगर हम उसको एक पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट करें, डिस्चार्ज करने से पहले उसको कलेक्ट करें, उसको ट्रीट करें, फिर उसको डिस्चार्ज करें वाटर बॉडीज में, तो उससे जो लेवल है पॉल्यूशन का वो कम हो जाएगा। वैसे ही जो पानी हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में मशीनरी की कूलिंग के लिए, ठीक है, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कूलेंट, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, इंडस्ट्रीज के लिए भी। तो ये जो गरम गरम पानी अब हम क्योंकि कूल कर रहे हैं, जब वो गरम गरम से पाइपलाइन से निकलेगा तो वो मतलब ठंडा पानी भी गर्म हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि अब वो गर्म पानी अगर हम एसिड वाटर बॉडीज में डाल देंगे तो उससे पानी, वो जो गर्म पानी है ना, वो एक्वेटिक लाइफ को बहुत इफेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें पानी को कलेक्ट करना है, उसको ठंडा करना है, और फिर उसको डिस्चार्ज करना है वाटर बॉडीज में। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस। देन उसके बाद है इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल प्लेसेस आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज। तो जितने भी कमर्शियल प्लेसेस हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग है, उन सब को, इवन इंडस्ट्रीज को हम एक अलग अलग जगह दे दें, ठीक है, कि यहाँ ये पूरा पर्टिकुलरली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, ये कमर्शियल एरिया है, तो हमें पता है कि ओके जो सारा सामान है, मॉल्स है, सब कुछ वो वहां पर है। फिर हमारा क्या आएगा, रेजिडेंशियल एरिया, तो वहां पर ना तो ज्यादा शोर होगा, ठीक है, और वहां पर जो पॉल्यूशन है वो भी कम होगा, ठीक है, रेजिडेंशियल एरियाज में, तो नॉइज पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो हम सब अपने अपने घरों में, अपनी अपनी गाड़ियों में या फिर अपने घरों में बैठे हैं, तो बहुत सारा जो व्हीकल से नॉइज पॉल्यूशन होता है वो भी कम होगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस। देन कमिंग ऑन टू प्रेफर यूजिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ओनली, they get decomposed easily and create less pollution. So we must prefer to use biodegradable substances only. अगर हम biodegradable चीजें ही यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हम उनको एक जगह लाकर हम उनको इजीली डिकम्पोज करा सकते हैं, और इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें लाएंगे तो वो डिग्रेड ही नहीं होंगी, एक पर्टिकुलर जो एरिया है, लैंड है, सॉइल है, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी सॉइल। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल चीजों का यूज करना है, ठीक है, सिंपल। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स आते हैं सो आप वो भी लिख सकते हैं। कितने पॉइंट्स लिखने हैं वो आपको पता चलेगा जब आपको क्वेश्चन के आगे अलॉटेड मार्क्स दिखाई देंगे कि कितने आएंगे, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट्स इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आवर एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। तो हमें ये बताना है कि कैसे फॉरेस्ट जो है वो हमारी एयर की क्वालिटी को, सॉइल की क्वालिटी को और वाटर रिसोर्सेज को अफेक्ट करती है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम एयर की बात करें, ठीक है, तो एयर जो है, एयर को प्यूरिफाई करने में ना सबसे ज्यादा हमें क्या हेल्प करते हैं, ट्रीज, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज, तो वो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को, पॉल्यूटेंट्स को वो हमारी एयर से रिमूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि हम पेड़ काटे जा रहे हैं इसीलिए जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इवन ट्रीज आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द नॉइज पॉल्यूशन एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग द सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो सबसे पहले इट हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग एयर बाय एब्जॉर्बिंग ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, देन लोअर्स द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड दे टेक इट फ्रॉम एयर, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो अराउंड 0.03% ही रहता है एयर में, तो उससे क्या होता है, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो कम होती है, तो गर्मी कम पड़ती है, ठीक है। देन इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर्स ऑफ द सराउंडिंग्स एंड देन फॉर्म क्लाउड्स। तो आसपास का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी
ट्रीज हेल्प करते हैं, अगर पेड़ आसपास होंगे जैसे ठंडी हवा चलेगी, टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है। और साथ के साथ ये वाटर साइकिल भी प्रॉपर होता है, इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो उससे क्लाउड्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। सो दिस इज हाउ दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ air. Then coming on to it absorbs harmful gases which are present in the atmosphere. तो ये बहुत सारी harmful gases को absorb कर लेता है जो हमारे atmosphere में present होती हैं। देन सॉइल, तो अगर हम सॉइल की बात करें तो जो प्लांट्स हैं दे होल्ड सॉइल, ठीक है। प्लांट्स कहाँ पर होते हैं? सॉइल में होते हैं, और वो सॉइल को टाइटली पकड़ के रखते हैं, तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। देन डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। अब जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं फॉरेस्ट में होते हैं, तो जब भी कोई प्लांट मरता है तो वो डीकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं सॉइल में, और वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। मेनी प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उनका काम क्या होता है हमने पढ़ा है, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ा है? राइजोबियम पढ़ा है। तो वो क्या करता है, क्योंकि जो N2 की फॉर्म में हमारे पास नाइट्रोजन होती है ना एयर में, इसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो यूजेबल फॉर्म जैसे नाइट्रेट्स जो प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और उससे वो अपने जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ फॉरेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल एज वेल। कमिंग ऑन टू वाटर, तो अगर हम वाटर की बात करें तो पानी जो है, पानी के लिए भी फॉरेस्ट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एक जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो वाटर साइकिल है ना उसको प्रॉपरली चलाए रखने में हेल्प करती है। सो वाटर हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन, ठीक है। इवेपोरेशन होगी, ट्रांसपिरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन होगी, तो उससे क्लाउड फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद रेन होगी। तो बारिश करवाने में कौन हेल्प करता है? फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। और जब बारिश होगी तभी तो हमारा पानी जो है वो रिचार्ज होता रहेगा, ठीक है, वाटर में, वेल्स में, कैनाल्स में। देन इट हेल्प्स इन रिचार्जिंग द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ऑब्वियसली बारिश होगी तो पहले तो जमीन पे गिरेगी और फिर वहां से धीरे धीरे सॉइल सोख लेगी, और जो हमारा अंडर वाटर जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ेगा, है ना, जिसको हम यूज कर सकते हैं। देन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल एज वेल एज वाटर रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। तो जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने जो भी वाटर साइकिल है हो रही है हमारे आसपास, उनको अच्छे से हेल्दी वे में चलाए रखने के लिए प्लांट्स ही, फॉरेस्ट्स ही हमारी मदद करते हैं। तो आई होप ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।